आज जो यूसुफ मेहर अली जी के व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में जो किताबों में लिखा है वो अपनी जगह है। मधु दंडवते की किताब है, हिंदी में नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। उसमें काफ़ी विस्तार से उनके जीवन के बारे में कहा गया है। मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग उस बशर्ते कि ये सरकार हमारे नेताओं के बारे में छापना बंद ना कर दे, तो आपको वो सब किताब मंगवा के पढ़ना चाहिए। वो एक अपने आप में नए जीवन की और नए राजनीतिक संकल्प की ताकत देता है वो किताब, वो जीवन गाथा। हमारे बड़े वैचारिक नेता लोहिया भी 57 साल की उम्र में चले गए और यूसुफ मेहर अली तो 47 साल की उम्र में ही चले गए। लेकिन उन्होंने जिस तरह के काम किए और जिन मुद्दों पे काम किए वो आज तक कई उसमें से अधूरे हैं, और राजनीति में जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उन मुद्दों पे आगे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है, जो दुकानों पे काम करने वाले लोग होते हैं, गुमाश्ता जिसको वहाँ की भाषा में बम्बई में बोलते हैं, उनको संगठित करके और उनके लिए दुकानों में जो नौकरी करते हैं उनके लिए 8 घंटे का समय, उनकी चिकित्सा की सुविधा, इस तरह का एक कानून बनवाया था। उस समय की ये बात है। उसी तरह से विकेंद्रीकरण के मुद्दे पे नगर पालिकाएँ कैसे स्वायत्त हों और उनको अपने अधिकारी नियुक्त करने का कैसे अधिकार मिले, इस पे उन्होंने, जब वो विधानसभा सदस्य थे तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था। जो वहाँ की उस समय की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन लोगों ने माना नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत प्रखर ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा था। और वो इसलिए कि पूरी दुनिया की नगर पालिकाओं का वो कोई भी बात जो कहते थे बिना स्वाध्याय के, बिना समझदारी के नहीं कहते थे। और उन्होंने दुनिया भर की सफल नगर पालिकाओं का उसमें अपने भाषण में उन्होंने वियना का जिक्र किया है। और साथ ही जब वो बम्बई में 42 में मेयर बने थे, तब वो सबसे यंग, सबसे युवा मेयर बने थे और वो जेल में थे, तो तब वो चुनाव जीते थे। तो उस समय के अनुभव और दुनिया भर के सफल नगर पालिकाओं के अध्ययन के बाद के अनुभव से वो मेयर बने थे। और उन्होंने जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात बाद में लोहिया ने 52 के चुनाव में जो नारा दिया अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर चौखंबा राज का, तो उसके बीज रूप में वो विधेयक अपने यहाँ प्रस्तुत कर चुके थे। उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी भूमि सेना का प्रस्ताव किया करती थी, तो भूमि सेना का प्रस्ताव भी उन्होंने 1950 में अपने इंतकाल से कुछ ही महीने पहले उन्होंने वहाँ की विधानसभा में भूमि का प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह से जितने भी समाज परिवर्तन के, भूमि सेना आप जानते हैं कि जो भूमिहीन होगा, भूमि सेना बनेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होगा। हमारे यहाँ जाति का जो आर्थिक पक्ष है उसके बारे में शुरू में समाजवादी आंदोलन ने सबसे आगे, कम्युनिस्टों से तो बहुत आगे ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है वो भी समाजवादी आंदोलन ने बाद में लड़ा। आज उसका विषय नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो जनगणना की बात हो रही है उसके पीछे दृष्टि ये है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि थी कि सर्वोदय और अंत्योदय, पूरे समाज को उठाना और अंतिम आदमी को उठाना, ये समाजवादी और गांधी के नेतृत्व के लोग ही ये कर पाए हैं। अक्सर लोग या तो सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, दलित अधिकार की बात करते हैं, या राजनीतिक आज़ादी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और अब जो भी सत्तारूढ़ लोग हों उनके खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। लेकिन गांधी की धारा को मानने वाले लोग और समाजवादी लोग इन दोनों चीज़ों के, राजनीतिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी,
दोनों के बारे में एक साथ लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारी खासियत है। और ये जो जनगणना की बात हो रही है जाति आधार पे, उसके पीछे भी न्याय की बात है। किसी समाज के प्रति अन्याय नहीं होना है, क्योंकि उसके पीछे जो दृष्टि है वो न्याय की है, पूरे समाज को न्याय मिले। और समाजवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें तथाकथित अगड़ी घर में पैदा हुए लोगों ने पिछड़ा पावे 100 में 60 ये लड़ाई लड़ी थी और पूरी राजनीति का चरित्र बदला था। उसमें अगड़े लोगों की भागीदारी भी पूर्णता रही थी, क्योंकि उसके पीछे डॉक्टर लोहिया की ये दृष्टि कि समाज पूरे को जाति का जो अवगुण है वो घुन की तरह खाता है, वो सबके दिमाग को सिकुड़ देता है, वो अवसर की जो मौके हैं सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति में अगड़ा हो पिछड़ा, उसको वो कमज़ोर करता है। तो जाति तोड़ों के नज़रिए से जाति जनगणना हो रही है, जिसमें सभी समाज के लोगों को, हर तबके के, हर जाति के लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। अगर न्याय होगा तो समाज के सब अंग पूरे तौर पे ताकत से काम कर सकेंगे। मैंने अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि आप न केवल यूसुफ मीर अली के बारे में बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन की विरासत के बारे में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत क्रांतिकारी फैसला है। मैं अभी उप मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था कि ये किसके मार्गदर्शन में बनी है फिल्म। उन्होंने जगदानंद जी की ओर इशारा किया और मैंने जगदानंद जी की ओर देखा तो मैंने देखा कि उस समय उनकी आंखों में भावपूर्ण अश्रु थे। ये अश्रु एक गौरव के हैं और एक खुशी के हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को अपने पुरखों के बारे में बता रहे हैं। हम पुरखों को इसलिए याद नहीं कर रहे कि अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हमने बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकार की हैं और उस पर हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पुरखों को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि ताकि हम एकदम उलट, जो अभी की सत्तारूढ़ जमात है वो पुरखों के बारे में दिन रात झूठ बोलती है। इतना आधार ही उसके अपने पुरखे कोई है नहीं जिन्होंने राजनीतिक आज़ादी के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो। लेकिन वो गांधी जी हों, वो नेहरू जी हों, उनके दोगलेपन की सीमा देखिए। गांधी जी की हत्या हुई, उनकी विचारधारा ने हत्या की, उसके बाद उन्होंने गांधी का नाम अपने को बचाने के लिए प्रातः स्मरणीयों में डाल दिया। और हम में से तमाम लोग जानते होंगे ऐसे लोगों को जो आरएसएस छोड़ के बाहर आए हैं। तो संघ की शाखाओं में गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, उससे सावधान होके आपने ये एक बहुत बड़ी पहल की है कि अपने पुरखों के बारे में जो सच्चाई है उसको रखा जाए समाज के सामने, युवा पीढ़ी के सामने। और ये सच्चाई हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे मन में भविष्य का एक सपना है। अतीत में जो हमने किया, जो संकल्प किए, जो सपने देखे, उनमें से कुछ पूरे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण दूं कि जाति के बारे में, जाति की असमानता के बारे में, पिछड़े और दलित के शोषण के बारे में आज संघ को भी बोलना पड़ रहा है। आपको याद होगा 15 वाला चुनाव, तब भागवत जी कह रहे थे कि आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए। और अभी 2 महीना पहले उन्होंने भी एक बयान दिया कि ये 2000 साल से दलित वंचित तबकों को पशुवत जीवन जीना पड़ा है, तो अब उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इस बात में 2 बातें छिपी हैं। एक तो इनका दोगलापन छिपा है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। गांधी जी प्रातः स्मरणीय भी हैं और गांधी जी के खिलाफ अपनी शाखा में झूठ बोलते हैं। तो जब इनको लग रहा है कि दलित पिछड़ा जग गया है, एक हो गया है, इनकी सत्ता के खिलाफ लड़ेगा, तब वो ऐसी बात कह रहे हैं कि हाँ अब इनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरी बात
कि दलित पिछड़ा जग गया है, ये दृष्टि वो तो 15 में भी जगा था, लेकिन अब इनकी समझ में आ गया है कि इनके साथ आए बगैर हमारी गति नहीं है, इसलिए वो इस मजबूरी में भी इस बात को बोल रहे हैं। और ये बात बोलने की मजबूरी पैदा करने में गांधी जी के बाद समाजवादी आंदोलन का, आज़ादी के बाद समाजवादी आंदोलन एक अकेला ऐसा आंदोलन है जिसने जाति की और वर्ग की, धन की और सामाजिक प्रतिष्ठा की, दोनों की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और अब वो संघर्ष एक ऐसे पड़ाव पे है जब हम सामाजिक रूप से समतामूलक समाज बना पाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो विरासत के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसमें मानव की जो परिकल्पना है वो सिर्फ राजनीति और सत्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता पाने का संकल्प है समाज को बदलने के लिए, वो एक संकल्प शक्ति है, विल टू पावर जिसको लोहिया कहते थे। उस संकल्प से हम लोगों ने अपने दल बनाए हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता ही सब कुछ नहीं है, ऐसा समाजवादी मानते रहे हैं। और यूसुफ मेहर अली इसका उदाहरण थे। एक बर्टोल्ड वुल्फ थे जो यूसुफ मेहर अली से अमेरिका में जब वो गए तो उनसे मुलाकात हुई, उससे काफ़ी 1930 में वो पहली बार मिले थे। तो वो लिखते हैं कि अमेरिका के जितने भी तरह के बौद्धिक वर्ग था, साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिक शास्त्री, दर्शन शास्त्री, उन सब को वो खोज कर मिलते थे और कोई व्यक्तित्व, कोई धारा ऐसी नहीं थी जिस पर वो पारंगत रूप से बात ना कर सके। कला के बारे में, प्रकृति के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। यानी यूसुफ मेहर अली सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के नायक नहीं थे, वो नया इंसान कैसे बनेगा, वो समग्र रूप से उसका सौंदर्य बोध क्या होगा, उसकी नैतिक पराक्रम क्या होगा, उसकी प्रखरता, नैतिकता की प्रखरता क्या होगी, इस सब के बारे में भी यूसुफ मेहर अली और पूरा समाजवादी आंदोलन बहुत सजग था। वही लेखक लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सी जगह सोशलिस्ट और सोशल डेमोक्रेट और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टियों को भीतर से तोड़ने का काम कम्युनिस्टों ने किया। वो पहले उसमें मास्को के आदेश पे घुसे और उसके बाद उनको तोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान का सोशलिस्ट आंदोलन अकेला ऐसा था जिसको इस तरह का बहुत नुकसान नहीं हुआ। जब उन्होंने कम्युनिस्टों की ये साजिश को पकड़ा, उस तरह के सर्कुलर को पकड़ा, तो यूसुफ मेहर अली ने कम्युनिस्ट नेताओं को वो सर्कुलर दिखाया और वो कहते हैं कि उस बड़े कम्युनिस्ट नेता ने उनके हाथ से वो सर्कुलर छीन के फाड़ दिया। तो यूसुफ मेहर अली ने कहा कि नैतिक अपराध करके एक कागज़ को फाड़ के तुम सोचते हो कि उस अपराध से मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और वो लेखक ने आगे लिखा है कि भारत का समाजवादी आंदोलन अकेला ऐसा आंदोलन था जिसमें इस तरह की बिना कोई नुकसान हुए, बड़ा नुकसान हुए, समाजवादी आंदोलन बचा रहा। और कम्युनिस्ट और समाजवादी फ़र्क के बारे में जो यूसुफ मेहर अली कहते हैं वो अपने आप में बहुत मार्के की बात है। वो मीनू मसानी का उदाहरण देते हैं जो कम्युनिस्टों से किसी भी तरह के संपर्क से के खिलाफ थे। मीनू मसानी ने कहा कि हमें कम्युनिस्टों से इसलिए नहीं रिश्ता बनाना चाहिए कि नैतिक रूप से वो नीतिवान नहीं है, वो नैतिकता को मानते नहीं हैं, वो सच्चाई को मानते नहीं हैं, इसलिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बेमेल हैं, हमें उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और यूसुफ मेहर अली कहते हैं कि हम लोग अपने परिवर्तन की चाह में उनकी बात को अनसुना करते थे, लेकिन उनकी बात बाद में सच साबित हुई और ये पूरी बात बताते समय उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। तो उनके व्यक्तित्व की एक ये पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी जो कहते थे कि आप बुराई से परहेज़ करिए, उससे घृणा कर सकते हैं, लेकिन जो बुरा करता है उस व्यक्ति से नहीं, क्योंकि उसमें बदलने की गुंजाइश है। वो जिस तरह से भारत के
टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग को अंग्रेज़ों ने नष्ट किया, भारत के औद्योगिकरण को जैसे नष्ट किया, उसके बारे में उनकी गहरी समझ थी। और विदेश के भी विद्वानों से जब भी मिलते थे तो इसके बारे में बहुत भावनाशील ढंग से वो अपनी पूरी बात रखते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद वही लेखक लिखते हैं कि उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी अंग्रेज़ों के प्रति, और अंग्रेज़ों के कारण यहाँ पे जिन जिन सवालों पे सोचा गया, जैसे जाति का भी एक सवाल है, उसके बारे में ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा बुनियादी ढंग से पूरा समाज सोचने लगा। आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदारी की, गांधी जी ने जैसे कांग्रेस को जनता का औजार बनाया, उससे समाज के जो प्रबुद्ध और तथाकथित ऊंची जातियों में पैदा हुए नेता थे, उनको भी समझ आया कि जाति की विद्रूपता क्या है, उसकी बुराई क्या है। एस.एम. जोशी की एक अपनी आत्मकथा में एक जगह उन्होंने लिखा है कि वो किसी आंदोलन के सिलसिले में जब गांवों में घूम रहे थे जनता को जागृत करने और संगठित करने, तब उनको समझ में आया कि किस तरह की बुराई जातिवाद है। उससे पहले उनको अंदाज नहीं था। उसका कारण ये है, जो लोहिया अपने जाति के भाषणों में बताते हैं, कि जाति एक ऐसी सोशल इंश्योरेंस है, एक ऐसी गारंटी है कि जो जन्म से लेके मरने तक का हर संस्कार जाति के घेरे में भी रह के आप कर सकते हैं। इस कारण बहुत संवेदनशील और बहुत क्रांतिकारी लोग भी जब उस ज़माने में जो व्यवस्था थी सामाजिक, अगर उससे बाहर नहीं निकलते, अगर लोगों के बीच नहीं जाते, तो उनको जाति की विद्रूपता समझ में नहीं आती। और ये विद्रूपता समझ में आई, समाजवादियों को आई। गांधी जी ने तो सबको समझाने की कोशिश की। उन्होंने 33-34 में अस्पृश्यता के खिलाफ यात्रा की, और अभी के जो शासक लोग हैं उनके पुरखों ने उन पे कई बार जानलेवा हमले करने की कोशिश की। लेकिन समाजवादियों ने जाति के खिलाफ जो संघर्ष चलाया लगातार, उसका एक उदाहरण ये है कि वो समाज की विद्रूपताओं को किताब से नहीं, समाज की किताब से पढ़ते थे और उस पर अमल करते थे। उस समाज के शाश्वत परंपराओं से, सनातन परंपराओं से उनको मोहब्बत थी, लेकिन जो उसकी विद्रूपताएं और बुराइयां थी, उसके खिलाफ भी सक्रिय तौर पे, मुखर तौर पे वो लड़ाई करते थे। वो लेखक एक और बहुत रोचक बात कहते हैं जो सनातन परंपराओं के संदर्भ में याद करने लायक है कि एक जगह प्रशांत महासागर और एक खाड़ी का संगम था। तो वो काफ़ी अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस संगम पे लेके चलो। और वहाँ गए, जब उस टिप पे पहुँचे तो एकदम उनका चेहरा, अस्वस्थ थे काफ़ी, एकदम खिलखिला उठे। तो उस जो साथ थे लेखक, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ तुम्हें? बोले हमारे हिंदुस्तान में जहाँ 2 पानी की धाराएं मिलती हैं वो तीर्थ स्थल होता है, और इस तीर्थ स्थल पे आके मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा अपने यहाँ के संगम पे जाके होता है, अपने यहाँ के तीर्थ स्थलों पे जाके होता है। तो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जो समाज की बुराइयों पे टीका करते थे, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे, राज के अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, वो अपनी सनातन परंपराओं के बारे में भी सक्रिय रूप से काम करते थे। एक बार डांडी मार्च के दौरान, ये तो साहू जी कहेंगे तो अच्छा रहेगा, डांडी मार्च के दौरान यूसुफ मेहर अली जी ने गांधी जी का इंटरव्यू किया और उसमें हिंदू मुस्लिम उस पर सवाल किए। तो सब बात मैं नहीं बोलूँगा, मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं साहू जी। वो गांधी जी और यूसुफ मेहर अली के किस्से मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप उनको रखेंगे। अब ये जो मैंने शुरू में बात कही कि इन पुरखों को हम क्यों याद कर रहे हैं, एक कारण मैंने ये कहा कि उनके बारे में ये लोग जैसे नेहरू जी, गांधी जी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, हमारे पुरखों के बारे में भी कल को बोलने लगेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे प्रतीक नहीं है, कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जिनको लेके ये जनता के बीच जाएं। तो या तो ये महापुरुषों को अपना बताने की कोशिश करते हैं, या जिन चीज़ों के खिलाफ रहे हैं उन चीज़ों को भी अपना बताने की कोशिश करते हैं। कानाफूसी के स्तर पर आजकल उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे नेता ज़रूर नहीं थे, लेकिन हमारे संघ के कार्यकर्ता तो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे,
कांग्रेस में शामिल थे। तो इस तरह तरह के वो झूठ हमारे सामने बोलने वाले हैं। उन झूठों का हमको मुकाबला करना है, इसलिए कि हमारे मन में भविष्य का एक सपना है। अपनी विरासत को पहचानते हुए उस सपने के लिए हमें लड़ना है। भविष्य के समाजवाद के क्या क्या मुद्दे होंगे उस पे आज विस्तार से तो बात नहीं हो सकती, लेकिन संकेत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से तेजस्वी जी की पार्टी ने युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी और अब उस पर कदम ब कदम जिस तरह से चल रहे हैं, वो समाजवाद का एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार आज़ादी जब मिलने वाली थी तब देश के उद्योगपतियों ने एक औद्योगिकरण का योजना बनाई और कांग्रेस ने अपनी योजना बना रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि जो मर्ज़ी बना के दे, जो मर्ज़ी योजना बनाए, उसमें देश के युवाओं के लिए संपूर्ण रोज़गार होना चाहिए। तो ये गांधी जी की कही हुई बात को हमारे नेता लोग क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ एक लाइन की बात ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मनरेगा बना यूपीए 1 के समय में, मनरेगा में अभी जितना धन है ये सरकार लगातार कम करती जा रही है। आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने मनरेगा का काफ़ी मजाक उड़ाया था कि ये कांग्रेस के गले का ढोल है, जिससे आदेश हुआ है कि मैं ख़त्म करूं। तो मैं यहीं अपनी बात 2-3 वाक्यों में समाप्त करूंगा। भविष्य के समाज के वाद के बारे में फिर चर्चा करेंगे। मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरासत के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो अपने अपने अंदर हम झांकें। अपने में जो भी छोटापन हो, निजी स्वार्थ हो, उनको 49% कर दीजिए और देश के स्वार्थ को, लोकतंत्र के स्वार्थ को, अपने जो समाज में लोकतंत्र की रक्षा की जो मुख्य लड़ाई है उसके लिए अपना कम से कम 51% होम कीजिए और मिल के काम कीजिए। जिस तरह से चुनाव महंगे हो गए हैं, जिस तरह से चुनावों में आम आदमी को हाशिए पे ला दिया है, उसका एकमात्र जवाब जनता और जनता की संगठित शक्ति है। इसलिए हम लोग अपने अपने दलों में पूरी ताकत से इकट्ठे हों और ये जो इंडिया अलायंस बना है उसमें प्रतिस्पर्धा को थोड़ा कम करते हुए आपसदारी को, आपस की मोहब्बत को और बड़े खतरे को ध्यान